हेलो दोस्तों, इकरा साइकोलॉजी एजुकेशनल चैनल एक महत्वपूर्ण टॉपिक को लाया है जो कि आज हम लोग देखने जा रहे हैं पुनर्बलन। पुनर्बलन का इंग्लिश क्या होता है? तो रेनफोर्समेंट होता है। और ये जानेंगे कि पुनर्बलन आखिर है क्या। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वह उद्दीपक घटना जिससे भविष्य में किसी अनुक्रिया के होने की संभावना बढ़ जाती है, या उद्दीपक अनुक्रिया संबंध या एक उद्दीपक का किसी दूसरे उद्दीपक के साथ संबंध बढ़ जाते हैं, उसे पुनर्बलन कहते हैं। पुनर्बलन संप्रत्यय का अधिगम मनोविज्ञान में महत्वपूर्ण स्थान है। अधिगम पुनर्बलन प्राप्त करने की एक प्रक्रिया है या एक ऐसी उद्दीपक घटना है जो यदि किसी अनुक्रिया के विशेष सामायिक संबंध में उपस्थित होती है तो इससे अनुक्रिया की शक्ति एवं उद्दीपक संबंध में वृद्धि हो जाती है। उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? तो पुनर्बलन कहते हैं। अब आते हैं जानते हैं कि पुनर्बलन के कितने प्रकार होते हैं। तो पुनर्बलन के 2 प्रकार होते हैं। पहला है धनात्मक पुनर्बलन, दूसरा ऋणात्मक पुनर्बलन। अब देख जानेंगे कि धनात्मक पुनर्बलन आखिर है क्या। धनात्मक पुनर्बलन से हमारा आशय ऐसा पुनर्बलन से है जिसको देने के बाद भविष्य में अनुक्रिया के होने की संभावना क्या होती है? तो बढ़ जाती है। जैसे भोजन, पानी इत्यादि, इसे प्राथमिक पुनर्बलन भी कहा जाता है। वैसे कुछ उद्दीपक जो मौलिक रूप से तटस्थ होते हैं उनसे वैसी अनुक्रिया उत्पन्न नहीं होती है, जैसे धनात्मक या प्राथमिक पुनर्बलन से उत्पन्न होती है। परंतु यदि इस तरह के तटस्थ उद्दीपक को बार बार प्राथमिक पुनर्बलन के साथ युग्मित या उपस्थित किया जाए तो उसमें भी प्राथमिक पुनर्बलन के समान अनुक्रिया होने की गुण विकसित हो जाती है। इसीलिए हम लोग गैन मतलब सेकेंडरी रेनफोर्समेंट कहा जाता है, या उसे ही हम लोग धनात्मक पुनर्बलन कहते हैं। अब आते हैं ऋणात्मक पुनर्बलन आखिर है क्या। ऋणात्मक पुनर्बलन से हमारा आशय वैसे पुनर्बलन से है जिसे परिस्थिति से अलग करने पर भविष्य में अनुक्रिया के होने की संभावना बढ़ जाती है, जैसे ठंडा, बिजली का आघात, तीव्र रोशनी इत्यादि। ये सब ऋणात्मक पुनर्बलन के उदाहरण हैं, क्योंकि किसी अनुक्रिया के होने के बाद परिस्थिति के यदि की होने की घटना दिया जाता है तो प्राणी उस अनुक्रिया को भविष्य में और भी करना चाहेगा। एक उदाहरण ले लेते हैं। यदि मान लिया जाए कि किसी वस्तु को किसी विशेष वस्तु में आकर हल्का बिजली का शॉक या आघात दिया जाता है, उस बॉक्स में लगे लीवर को दबा देने से उसे बिजली का आघात लगना बंद हो जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में वह लीवर दबाकर बिजली के आघात से बचना सीख जाता है। उसी हम लोग क्या कहते हैं? तो ऋणात्मक जानेंगे कि पुनर्बलन के आधारभूत परिवर्त्य या घटक क्या है, किसे कहते हैं। आधुनिक समय में मनोवैज्ञानिकों के अनुसार पुनर्बलन इस प्रकार का उद्दीपक तत्व होता है जिससे किसी भी अनुक्रिया की भविष्य में घटित होने की संभावना बढ़ जाती है। जैसे कि आप लोग सुने होंगे कि पुनर्बलन में जो स्किनर बॉक्स में जो एक्सपेरिमेंट किया गया था उसी के बारे में यहाँ बताया गया है। तो इसमें कहा गया है, स्किनर बॉक्स में लीवर दबाने की अनुक्रिया करने के बाद चूहों को भोजन दिया जाता है। इस कारण से भविष्य में चूहों द्वारा लीवर दबाने की अनुक्रिया करने की संभावना क्या होती? तो बढ़ जाती है। जो यहाँ पर भोजन जो होता है यहाँ पर वो पुनर्बलन का एक उदाहरण बन जाता है। इसमें पुनर्बलन की जो आधारभूत परिवर्त्य है इसमें कुछ मनोवैज्ञानिकों का नाम जुड़ा है, जो कि हुल्स, इकेथ एंड डीज 1980 में इन्होंने बताया है कि पुनर्बलन एक ऐसी उद्दीपक घटना है जो यदि किसी अनुक्रिया के विशेष सामायिक संबंध में उपस्थित होती है तो इससे अनुक्रिया की शक्ति एक उद्दीपक अनुक्रिया संबंध या एक उद्दीपक संबंध में वृद्धि हो जाती है या संपोषित होती है। उसी ही हम लोग क्या कहते हैं? तो पुनर्बलन के आधारभूत परिवर्त्य कहते हैं। अब आते हैं मात्रा में। पुनर्बलन की जो मात्रा होती है इससे क्या तात्पर्य है? इसे यह तात्पर्य है कि अनुक्रिया करने के बाद प्राणी को कितनी मात्रा में पुनर्बलन दिया गया है या दिया जा सकता है। मनोवैज्ञानिकों ने पुनर्बलन की मात्रा के निष्पादन मतलब परफॉर्मेंस पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन किया। यद्यपि इस क्रम में निष्पादन पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन किया है या कठिनाइयाँ सामने आई है, फिर भी मनोवैज्ञानिकों का सामान्य निष्कर्ष यही रहा है कि जैसे जैसे पुरस्कार या पुनर्बलन की मात्रा बढ़ती जाती है, निष्पादन में श्रेष्ठ होता चला जाता है। इस विषय पर क्रिस्पी 1942
तथा जी मैन 1947 में द्वारा अध्ययन किया गया। इनका कहना है, एक उदाहरण के अनुसार इन्होंने कहा है, जी मैन ने प्रयोग द्वारा एक 3 फीट लंबा दौड़ पथ लक्ष्य बॉक्स था। चूहों को प्रारंभ बॉक्स में छोड़ दिया गया तथा उसे दौड़कर लक्ष्य बॉक्स में पहुंचने पर भोजन के रूप में पनीर दिया जाता था। इस प्रयोग में चूहे के 7 समूह थे। उन्होंने पनीर की भिन्न भिन्न मात्राएं अर्थात 0.055 ग्राम जो पनीर की जो टुकड़े थे उसे भिन्न भिन्न मात्रा में दी जाती थी, जैसे 0.05 ग्राम, 0.6 ग्राम, 0.8 ग्राम, 1.6 ग्राम तथा 2.4 ग्राम दी जाती थी। इस प्रयोग के परिणाम में जी मैन ने पाया कि जैसे जैसे लक्ष्य बॉक्स में दिए जाने वाले पनीर की जो मात्रा बढ़ाई गई, वैसे वैसे चूहों द्वारा दौड़ने में कम समय लिया गया। इसी प्रकार से आज हम अपने यहीं पे टॉपिक को विराम देती हूँ और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो पर।